हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब प्यारे बच्चों जरा बताओ, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? लेक्चर नंबर 1 में अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया, है ना। अल्कोहल कैसे बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, उसका रिडक्शन पूरा डिस्कस किया, पूरा रिडक्शन डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये, देखिए PYQ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी ऑर्गेनिक में PYQ नहीं कराया है ना। जब तक फिजिकल चली तो PYQ कराया। ऑर्गेनिक में क्या है, सिलेबस बहुत है। क्यों? फिजिकल में थोड़ा सा लॉजिकल होता है तो कुछ चीज़ें हम अपने आप समझ लेते हैं, मगर यहाँ पर लॉजिकल भी है और बताना भी ज़्यादा है। तो PYQ ऐसा नहीं कि हम लोग करेंगे नहीं, हम आपको PYQ एक साथ कराएंगे पूरी ऑर्गेनिक के, है ना। तो PYQ सारे एक साथ कराए जाएंगे। तो कुछ लेक्चर में एक्स्ट्रा ले लूँगा, एक्स्ट्रा मतलब अलग से डालूंगा जो सिर्फ PYQ के सोल्यूशन होंगे। तो इसलिए परेशान ना हो, और जल्दी वो स्टार्ट भी हो जाएंगे। धीरे धीरे थ्योरी के साथ साथ PYQ के आधे घंटे के 15 मिनट के लेक्चर, 20 मिनट के लेक्चर अलग से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना ले, बने रहे और पढ़ते रहे, और ध्यान रखें नोटबुक को डेली रिवाइज करें। जब तक ऑर्गेनिक चल रही है नोटबुक को 15 से 20 मिनट डेली रिवाइज किया जाए। जब तक ऑर्गेनिक चल रही है नोटबुक को डेली 15 से 20 मिनट रिवाइज किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों, जैसा आप लोगों ने कहा है उसी बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे और फोकस करिए चैप्टर पे। देखिए, लेक्चर नंबर 2 है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो चलिए अल्कोहल फिनॉल ईथर को स्टार्ट करते हैं। देखो यार प्यारे बच्चों, आप लोगों को जहां तक बता दिया था अब उसी के आगे बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गया है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड। अब जरा देखो यार, नाइट्रस एसिड के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इस बात को जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है। सबसे पहली बात सभी बच्चों को बता दूं कि HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। क्या होता है? HNO2 जो होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है? वो होता है हमारा नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड की एक खास बात है कि ये अनस्टेबल होता है। खास बात ये है कि ये अनस्टेबल होता है। हमको डायरेक्ट नाइट्रस एसिड हम स्टोर ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता जैसे नाइट्रिक एसिड होता है वैसे तुम नाइट्रस एसिड बॉटल में स्टोर करो। इसी वजह से जहां नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी पड़ती है उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? हम इसकी जगह पे यूज करते हैं NaNO2 और HCl का मिक्सचर। NaNO2 और HCl का मिक्सचर यूज करते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HNO2 बनाते हैं इस तरह से, और NaCl बनाते हैं। तो हमको कहीं यूज करना होता है तो हम इस चीज को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है। तो लैब में तो हम ये यूज करते हैं, मगर हो सकता है कि जब हम लोग क्वेश्चन करें, बुकों में क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट HNO2 ले लें। तो बुरा मत मानिएगा, क्वेश्चनों में वो डायरेक्ट HNO2 ले लेते हैं, वो बात अलग है कि ये गलत बात है कि डायरेक्ट HNO2 तुम्हें मिलेगा कहाँ, तुम डाल दोगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट HNO2 डाल दें तो बुरा मत मानना, उनकी बात को इग्नोर कर देना। मगर रियलिटी में यदि देखा जाए तो HNO2 की जगह हम NaNO2 और HCl का मिक्सचर डालते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि HNO2 या NaNO2 और HCl का मिक्सचर दोनों एक बात है। अब HNO2 क्या करता है, जरा इस बात को बताता हूँ। होता क्या है, यदि आपने कोई एमीन ले रखा है, ये देखो इस तरह से एक हमने एमीन ले रखा है, इसकी रिएक्शन हमने HNO2 के साथ या फिर आप कहें NaNO2 ऑब्लिक HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया है। मतलब आइस कोल्ड है भाई, 0 के आसपास आइस आती है, तो इसका मतलब कहा जाता है कि ऐसा टेम्परेचर हो बहुत लो हो, मतलब बिल्कुल ठंडी बर्फ की तरह ठंडा हो। ऐसा जब होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये देखो N2 प्लस Cl निगेटिव, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब गौर से मेरी बातों को समझना कि डाइजोनियम सॉल्ट में खास बात क्या है। इसमें दो खास बात क्या क्या है जरा देखो। यदि एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट है ना, डाइजोनियम सॉल्ट है, तो यार एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। वो तुरंत ब्रेक हो जाता है, रुकता ही नहीं है। एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है किसमें? कार्बोकटाइन। मतलब एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट कुछ ऐसे चलेगा,
यदि एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है तो ये तुरंत कार्बोकैटायन में या फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे अनस्टेबल हो। अब एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। ये देखो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, स्टेबल होता है किस पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो ये भी अनस्टेबल होगा। तो जरा गौर समझो, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किस पे, कार्बोकैटायन पे। इस तरह से कार्बोकैटायन ही लिख लो, फ्री रेडिकल में रेयर होता है तो तुम सीधा कार्बोकैटायन लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ऐसे। तो पहला कॉन्सेप्ट समझो कि यदि हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन HNO2 से कराएं या NaNO2HCl से कराएं तो वो कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है। अब वो जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है यदि वो एलिफेटिक है तो अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक होकर कार्बोकैटायन बना लेता है। यदि वो एरोमेटिक है तो लो टेम्परेचर पे मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे ये भी अनस्टेबल होता है, ये भी ब्रेक होकर कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल बना लेगा। अभी डाइजोनियम सॉल्ट जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल भी दी जाएगी। अभी तो हम अल्कोहल पढ़ा रहे हैं तो अल्कोहल तो इससे बनाना है। तो जरा देखो पहली बात समझ में आ गई। अब यदि ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पर हम वाटर मार देंगे, अल्कोहल बन जाएगा। कैसे, जरा ये देखिए, हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखो हमारे पास क्या था, डाइजोनियम सॉल्ट कैसा है, अनस्टेबल है। तो हमने जैसे ही किया कि यार ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ठीक है, इस पे हमने NaNO2 और HCl ले लिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट आया और ये डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है तो ये कार्बोकैटायन आया और इस कार्बोकैटायन पे जैसे ही हमने वाटर मारा तो इसने क्या बना दिया, अल्कोहल। इसने क्या बना दिया प्यारे बच्चों, अल्कोहल बना दिया। मगर ध्यान रखना यहाँ कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट करता है। तो कार्बोकैटायन की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंजमेंट करता है। और प्यारे बच्चों जब वो रीअरेंजमेंट करेगा तो सेकेंडरी को टर्सरी में ले जाएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी टर्सरी में ले जाएगा, कॉन्जुगेशन को मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेशन में ले जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी काफी बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, यदि हम इस तरह का प्राइमरी अमीन ले लें, ध्यान दीजिएगा, हमने एक प्राइमरी अमीन लिया है वो ये है और इस पर हमने HNO2 डाल दिया है। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ क्या क्या प्रोडक्ट आएगा। तो तुम क्या करोगे, पहले तो कार्बोकैटायन बना दोगे डायरेक्ट, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना रहा मैं, अब लाइनें बचा रहा हूं क्योंकि अब तुम समझ गए हो क्या करना है। ये देखो जहां पर HNO2 लगा था वहां पे कार्बोकैटायन बना दो। अब ये बताओ ये कार्बोकैटायन कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब यदि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो सभी बच्चे चाहेंगे कि हम इसको रीअरेंज कर दें, क्यों, क्योंकि इसका पड़ोस कैसा है, टर्सरी है। यदि प्राइमरी पे है और अड़ोस पड़ोस पे सेकेंडरी या टर्सरी है तो रीअरेंज हो जाएगा। तो डिग्री बढ़ रही है, डिग्री बढ़ रही है तो वो अपने को रीअरेंज कर देता है और रीअरेंज करके प्लस यहाँ ले आएगा, CH3 यहाँ हो जाएगा। अब जरा बताओ इस रीअरेंजमेंट में तुमने शिफ्ट क्या किया, यहाँ से H निगेटिव यहाँ शिफ्ट किया। जब यहाँ से H निगेटिव निकालोगे तभी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जरा बताओ यहाँ से H निगेटिव निकाल के इसको दोगे तभी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब तुमने क्या शिफ्ट किया, H निगेटिव। और कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया, पहले से दूसरे पे या दूसरे से पहले पे। H निगेटिव को क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब क्या है, अगल बगल शिफ्ट कराया है। अब क्या हो गया है, अब ये प्यारे बच्चों टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया ये। अब इसको वाटर दे दोगे, जैसे ही तुम वाटर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो आपने एमीन कौन सा लिया था, प्राइमरी एमीन लिया था, प्राइमरी कार्बन का अमीन, सॉरी ओ हाँ 1 मिनट प्यारे बच्चों। तो जरा देखो यार, आपने एमीन कौन सा उठाया था, प्राइमरी कार्बन का एमीन उठाया था। एमीन कहाँ पे लगा था, प्राइमरी कार्बन पे लगा था, मगर अल्कोहल कहाँ पे लगा है, टर्सरी कार्बन पे लगा। तो ये देखो अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ HNO2 के साथ। तो जब भी कहीं HNO2 होगा तो ये काम हो रहा होगा और इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है, कर लोगे। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये देखो, ये देखो प्यारे बच्चे,
मैंने कहा यार इसके पॉसिबल आंसर बनाओ, तो तुमने क्या किया, HNO2 डाला, तो जहां पर HNO2 डालोगे वहीं पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। ये देखो कार्बोकैटायन आ गया ऐसे। अब इस कार्बोकैटायन की बात समझो, यदि आपने GOC पढ़ी है तो इसको मैंने बहुत स्टेबल बताया है। तो ये रीअरेंज होके पहले तो रिंग को एक्सपेंड करेगा, जब रिंग एक्सपेंड करेगा तो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, मैंने जो पढ़ाया उसको याद है आप लोगों को? यदि याद है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि रिंग के बगल में कार्बोकैटायन आ जाएगा तो रिंग क्या होगी, एक्सपेंड होगी। याद है, रिंग के एडजेसेंट पे कार्बोकैटायन आ गया तो रिंग एक्सपेंड होगी। पहला पॉइंट तो ये बताया था। अब रिंग एक्सपेंड कैसे होगी, तो जब रिंग एक्सपेंड होगी तो मैंने कहा था नंबर डाल देना 1 2 3 4। जितने मेंबर की रिंग है उससे एक बड़ी मेंबर की रिंग को बना दो। ये 3 मेंबर की रिंग है तो 4 मेंबर की रिंग बना दो। इस पे भी अपना कहीं से भी नंबर डाल दो। क्या पढ़ाया था, यदि रिंग के एडजेसेंट पे कार्बोकैटायन आए तो रिंग को एक्सपेंड कर दो। कितने मेंबर की रिंग बना दो, जितने मेंबर की रिंग है उससे एक ज्यादा। और वहां पर नंबरिंग कैसे करो, जहां पे प्लस है वहां से 1 2 3 4 कर दो, और ऐसे यहां पर भी 1 2 3 4 कर दो, जैसा आप चाहो। कहीं पर भी 1 कहीं पर भी 2, बस सीरियल से डालना। कहीं का मतलब ये नहीं कि 1 और 2, है ना। अब जो जहां पे लगा है लगा दो, किसी पे कुछ नहीं लगा है बस। और प्लस कहां शिफ्ट हो जाएगा, मैंने बताया था प्लस हो जाएगा 2 पे शिफ्ट। तो ये देखो आगे यहां पर एक क्वेश्चन उठता है। कभी कभी कोई कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, आपको टेंशन क्या है, आप कार्बोकैटायन अभी बता के आए हो कि कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करते हैं, तो ये प्राइमरी है या टर्सरी है, ऐसा कर लो। आप रिंग को एक्सपेंड करना क्यों प्रीफर करते हो? तो देखो यार, ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसमें बहुत हाईली रिंग स्ट्रेन होता है, हाईली रिंग स्ट्रेन, इसलिए ये अनस्टेबल है। हम इसको बनाना प्रीफर नहीं करते। मान लो किसी बच्चे ने कहा सर कहाँ यार आप रिंग को एक्सपेंड करने में पड़े हुए हो, क्यों परेशान होते हो सर, इसकी शिफ्टिंग मारो, इसको टर्सरी कार्बोकैटायन करो। फालतू में रिंग एक्सपेंड करके सेकेंडरी बना रहे हो और यहाँ तो टर्सरी मिल रहा है, तो ऐसा क्यों ना करें, है कि नहीं। मान लो किसी बच्चे ने ये मेरे से बात पूछ ली तो बेचारा बच्चा सही तो पूछ रहा है, उसकी सोचना गलत थोड़ी ना है। यार रिंग एक्सपेंड करके सेकेंडरी बना रहे हो और यहाँ देखो इतना अच्छा टर्सरी मिल रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो, टर्सरी बनाओ। तो देखो यार उसका रीजन है ये हाईली अनस्टेबल है। तो बच्चे ने कहा सर अनस्टेबल कैसे, देखो ये sp2 है, यदि sp2 है तो एंगल कितना होना चाहिए 120, और रियलिटी में आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो ये जो होता है इसी को रिंग स्ट्रेन कहते हैं। जितना एंगल होना चाहिए उतना ना होना रिंग स्ट्रेन है, जितना एंगल होना चाहिए उतना ना होना रिंग स्ट्रेन है। तो यार 120 होना चाहिए और है कितना 120 होना चाहिए और है कितना 60, तो ये हाईली रिंग स्ट्रेन डेवलप हो गया, इसी को रिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो जरा बात को समझो, यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा रिंग स्ट्रेन आता है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल बोला जाता है। इसी वजह से हम हमेशा रिंग को एक्सपेंड करते हैं, इसी वजह से हम हमेशा रिंग को एक्सपेंड करते हैं। रिंग एक्सपेंड करने से रिंग स्ट्रेन कम आता है, रिंग को एक्सपेंड करने से रिंग स्ट्रेन कम हो जाता है। तो रिंग स्ट्रेन डिक्रीज कराने के लिए हम ऐसा करते हैं। और रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जितना एंगल होना चाहिए था उतना एंगल ना होना रिंग स्ट्रेन। अब हम एक्सपेंड कर गए, ये आ गया। अब जरा देखो इसमें और रेजोनेंस हो जाता है, यदि ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो कार्बोकैटायन ऐसे आ जाता है, ये देखो इस तरह। मैंने क्या किया, इस तरह से शिफ्ट करा दिया। तो जरा देखो यदि कहीं ऐसा कर दिया जाए, इसका साइन गलत लगा, इसका साइन सही कर दो, ये डबल बॉन्ड ऐसे आएगा तो फिर प्लस चार्ज इस पर भी गलत हो गया। फिर तो एक मिनट यार प्यारे बच्चों, ये फिगर सही कर देता हूँ। तो फिर देखो ये डबल बॉन्ड यदि यहाँ आ गया तो प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, तो प्लस चार्ज हमारा जो है ओ एक मिनट, तो देखो प्लस चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो प्लस चार्ज आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे ऐसे ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खिसक के इधर आ गया है। अब जरा देखो यार इससे हुआ क्या है, इससे प्रॉब्लम ये हुई है कि इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए। अच्छा क्वेश्चन है, टफ है। अब ये पहले बना, फिर रिंग स्ट्रेन की ये बना, फिर ये बना। अब इनके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना दो। इसमें क्या करो, इसको यहाँ पे OH दे दो, ये अल्कोहल आ गया। किसी को कभी कभी लोग ऐसे बना देते हैं, बात एक ही है,
है ना। इसको अल्कोहल दे दो, ये आ गया। इसको अल्कोहल दे दो, तो जब इसको अल्कोहल दे दोगे तो ये आ जाएगा। और ये भी बच्चों बहुत स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, मैंने पीछे पढ़ाया है। तो 3 पॉसिबल अल्कोहल आएंगे, एक ऐसा अल्कोहल आएगा, एक ऐसा अल्कोहल आएगा और एक ऐसा अल्कोहल आएगा। ठीक है, कर लोगे? तो ये देखो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा बचा था, हम लोगों ने उसको भी कर लिया है। अब जरा देखो बातों को और आगे बढ़ाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जरा देखो यार फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखो जरा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या खास बात है, इस बात को जरा समझो। सभी बच्चों को पता है कि अल्कोहल जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, मगर 1 से 3 मेंबर तक, 1 से 4 मेंबर तक जो होते हैं, 1 to 4 मेंबर, ये अल्कोहल में हाईली सॉल्युबल होते हैं। ये होते हैं, ये हाईली सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिर धीरे धीरे इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। किसी ने पूछा भाई ये हाईली सॉल्युबल होते क्यों है? तो सॉल्युबल होने के पीछे रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये देखो, ये है ये और ये है वाटर, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये देखो, जिसकी वजह से ये वाटर में बहुत सॉल्युबल होते हैं। वाटर भी इनके साथ हाइड्रोजन बनाता है और ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ये टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं। मिथाइल अल्कोहल पी लोगे तो वो जहर होता है। इथाइल अल्कोहल पीने से मज़ा आता है, मगर मिथाइल अल्कोहल पीना जहर होता है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी देखो ना कि कहते हैं ना कच्ची शराब पी के इतने लोग मर गए, उसमें मैक्सिमम मिथाइल अल्कोहल हो जाता है। तो जब मिथाइल अल्कोहल बन जाता है तो निपट जाते हैं, और इथाइल अल्कोहल बन जाता है तो उनको अच्छा फील होता है। तो जरा देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ना। इंटरेस्ट लेने लगे होगे बातों पे, अरे इधर लो यार इंटरेस्ट, उल्टी सीधी बातों पे इंटरेस्ट लेने लगते हो। तो देखो 1 to 4, ये 4 लिखा है। 1 to 4 मेंबर जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, फिर धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो एल्केन बढ़ते हैं, और एल्केन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे वाटर की सॉल्युबिलिटी को कम कर देते हैं। तो जरा देखिए, तो पहली बात आई, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। क्यों सॉल्युबल होंगे किसी ने पूछा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होंगे। अब एक और बात बताता हूँ जो आपके काम की है। देखो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। किसी में जितने ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप होंगे वो उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लो किसी ने हमसे ऐसे कंपेयर करा दिया, तो देखना, देखते जाओ, ये है ए, ये है प्यारे बच्चों बी। अब आप बताओगे इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, और ये है सी। बता सकते हो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ये देखो ए बी सी, तो जितने ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है कि नहीं? अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, गौर सुनिएगा, वो ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब मॉलिक्यूलर वेट लगभग कांस्टेंट हो और साथ साथ में नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप भी नंबर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ OH ग्रुप भी क्या हो? कांस्टेंट। तब मान लो किसी ने हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हम कैसे बताएंगे? ए, बी। अब देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। अब किसी ने कहा इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करो, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम, कार्बन सेम है,
और दोनों के दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, नंबर ऑफ अल्कोहल भी सेम है, तो जितनी ज्यादा ब्रांच उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इसमें ब्रांच ज्यादा है, एक ब्रांच है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, फ्लैट है। बात समझ पा रहे हो? तो यदि कहीं पर क्या करे, मॉलिक्यूलर वेट लगभग कांस्टेंट कर दे और अल्कोहलिक ग्रुप के नंबर लगभग कांस्टेंट कर दे, तो फिर ब्रांच पे जाओगे, ब्रांच जितनी ज्यादा होंगी मॉलिक्यूलर वेट उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। इसका मतलब तुम इस बात को समझ गए, क्या समझ गए? तुम इस बात को समझ गए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टर्सरी का कम होगा, उससे ज्यादा सेकेंडरी का, और सबसे ज्यादा सेकेंडरी का होगा। ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, अल्कोहल के ग्रुप के नंबर भी सेम है। ये देखो, ऐसा क्यों कह रहे हो कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होते चले जाते हैं। एल्केन में पढ़ा होगा भाई, यहाँ पर एल्केन वेरिएबल है ना, अल्कोहलिक ग्रुप तो सेम ही है, तो एल्केन वेरिएबल है, तो एल्केन में हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है एल्केन में। ध्यान है एल्केन में, मैंने ये बात पढ़ाई भी है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यार ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल थी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, तो जरा देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या डिस्कशन हो रहा है, इस बात को जरा समझिए। सबसे पहले डिस्कशन हो रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, ध्यान दीजिएगा, COH बॉन्ड। इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ की डिस्कशन हो रहा है कि CO बॉन्ड किसका ज्यादा क्या है, स्ट्रेंथ वाला है। कैसे? देखो मैंने अल्कोहल बनाया, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास प्यारे बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जरा देखो इसको कैसे पता लगाते हैं। आप कुछ मत करें, इसको ब्रेक कर दें उठा के। अब ब्रेक करने से क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन आएगा। यदि आप इसको ब्रेक कर दोगे यही तो आएगा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये देखो, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आप बता सकते हो? तो सबको पता है कि यार ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और सबको पता है कि अब ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा? बताओ यार जल्दी से। यदि मैं पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे यस सर होगा। इसमें क्या गलत बात है? प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन। तो आप जरा बताओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ब्रेक होने से जो इंटरमीडिएट बनना है वो बहुत स्टेबल है इनके कंपेयर में, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहेगा, तो ये वीकेस्ट बॉन्ड होगा। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा वो बेटा अपोजिट चलेगा। ये देखो, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहल। बात समझ पाए क्यों? अरे भाई, जब उसका करस्पॉन्डिंग जो आयन बनना है वो बहुत स्टेबल है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा। ये कैसा होगा, ये इजीली ब्रेक होगा। ये देखो, ठीक है ना? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इसका मतलब प्राइमरी का CO बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और टर्सरी का CO बॉन्ड सबसे वीक होता है। और कैसे, ये देखो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अब जब हम इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों का मन करता है कि सर आप एक बात और बतानी पड़ेगी आपका। मैंने कहा पूछो, तो बच्चों ने कहा सर इसकी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, देखना अब कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, OH बॉन्ड।
इन अल्कोहल, अल्कोहल के OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात चल रही है। बच्चों ने कहा सर अब हम समझ गए, अब कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, आप सिर्फ देखो। मैंने कहा वाह यार बहुत अच्छी बात है, कैसे बताओगे? डिट्टो सेम तरीका है, बिल्कुल वही तरीका है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। अब CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए पहले आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छा बना ले, इसको यहाँ से निपटाओ। आपने ये बॉन्ड लिया, फिर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ये बॉन्ड आ गया, फिर आपने टर्सरी अल्कोहल लिया और ये बॉन्ड। अब इन बॉन्डों को ब्रेक कर दो। अब करस्पॉन्डिंग जरा कंपाउंड बनाओ, ये आया। इसको ब्रेक करोगे तो करस्पॉन्डिंग आयन कौन आएगा? ये आएगा। इसको ब्रेक करोगे तो करस्पॉन्डिंग आयन कौन आएगा? ये है कि नहीं? ये है, ये है ऐसे। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? बताओ प्यारे बच्चों, ज्यादा स्टेबल कौन है? अब यार ये किससे चेक होगा? सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे, तो आपको पता है चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अब देखो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट है ना। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, और यहाँ तो और तेजी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किस पर होगा? इस पे। और सबसे कम माइनस चार्ज किस पे होगा? इस पे। तो इसका मतलब यदि मैं बोलूं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो कोई गलत बात थोड़ी है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे ये है, समझ रहे हो? कैसे ये? इसका माइनस चार्ज सबसे कम है, क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे कम ये। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना यार, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप। और जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो और चार्ज बढ़ गया, ये दो लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो और बढ़ गया, यहाँ तीन लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो और बढ़ गया, और चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। यदि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल ये करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए OH बॉन्ड में, तो ये आ रही है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड इन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। ये देखो, तो OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ उल्टी चलेगी, तो ये समझ पाए CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग है, OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग है। इसी जगह पे आपको एक और जगह पे फंसाया जा सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछी जा सकती है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो जरा बताओ बॉन्ड किसका ज्यादा स्टेबल है? इसका। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जस्ट अपोजिट होगी, है कि नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ तो स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल चलती है ना। तो यदि किसी ने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये सबसे वीक बॉन्ड ये, तो करस्पॉन्डिंग आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो करस्पॉन्डिंग आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, है कि नहीं? तो कभी कभी हो सकता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले। तो बात समझ पाए मैंने क्या क्या बताया और कैसे बताया? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड और एसिडिक स्ट्रेंथ, तीन बातें डिस्कस कर दी अल्कोहल की। क्लियर है? कैसे कर रहा हूं, समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? यार वैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ पा रहे होंगे यार, इतना टैलेंटेड हो तुम, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो क्या किया है? जो हमेशा करते आए वही किया है। अब जरा देखिए यार, अब बात करते हैं महा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग किस बात करते हैं? अब जो बताने जा रहे हैं उसको आप जरा गौर से सुनो, ठीक है? कि अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं।
अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल का नेचर। जब भी मैं कंपाउंड पढ़ाता हूं तो मैं केमिकल प्रॉपर्टी में एक बात बताता हूं, मॉलिक्यूल का नेचर। और मेरा कहना है कि एक मॉलिक्यूल के पास 2-3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती ही नहीं है रिएक्शन करने के लिए। मॉलिक्यूल बिल्कुल मेरी तरह है, निकम्मा टाइप का। उसके पास सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टी हैं। जैसे मेरे पास 2-3 प्रॉपर्टी, केमिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ बस, फिजिक्स पढ़ा पाता हूँ नहीं, मैथ पढ़ा पाता हूँ नहीं, बायो पढ़ा पाता हूँ नहीं। बायो से तो अपना इतना पुराना नाता है कि पूछो मत, 9-10 के बाद कभी पढ़ी ही नहीं है, तो बायो में बस बायो ही जानता हूँ है। हिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ नहीं, निकम्मा टाइप का, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा पाता हूँ। सोचो, इसी तरह मॉलिक्यूल होता है, उसके पास भी सिर्फ 2 ही 3 नेचर होते हैं, मगर खरबों रिएक्शन करता है। उसी तरह से मैं केमिस्ट्री, मगर केमिस्ट्री में सब जानता हूँ, कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते, सब बता दूंगा, एक से एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो उसी तरह का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के पास भी बेटा सिर्फ यही होता है, मॉलिक्यूल के पास नेचर होता है। उस नेचर को पकड़ो, यदि तुम उस नेचर को पकड़ गए तो रिएक्शन 1 करो या 1 लाख करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिएक्शन को नहीं पकड़ो, नेचर पकड़ो कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं, कैसे करता है। जरा गौर समझना, भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिएक्शन नहीं खत्म होंगी, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। रिएक्शन तो चाहे जितनी कर लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल ये है, यही तो है ना अल्कोहल। चाहे तो एक अच्छा सा अल्कोहल लिख के देता हूँ कि अल्कोहल क्या होता है। देखो अल्कोहल यार मेरे प्यारे बच्चों यही तो है। ये देखो, ओ ये तो डेट बना दिया इसने, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, अभी बनाएगा। ROH, देखा। अब जरा देखो यार, एक देखिए प्यारे बच्चों, अब जब लिख ही रहा हूं तो लिख ही देता हूं अच्छे से। ये R हो गया, ये O हो गया इसी के साइज का, ये H हो गया। H थोड़ा बड़ा था, इसका थोड़ा सा इधर आ जा बेटे। ये देखो प्यारे, अब ये अल्कोहल है हमारे पास ऐसा। ये देखो, अब जरा मेरी बातों को गौर से, इसी को तो अल्कोहल कहते हैं। अब यदि अल्कोहल में इस चीज को पकड़ा जाए, सबसे पहले ये सबसे काम की चीज है। काम की क्या चीज है जरा देखो, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है एक्टिव हाइड्रोजन। बात समझिए क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है। ऑक्सीजन का अटैच हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है इतना ज्यादा एक्टिव है कि इनमें से किसी से भी आसानी से रिएक्शन कर सकता है। किससे किससे जरा समझिएगा, किससे किससे बहुत आसानी से रिएक्शन कर सकता है। देखिएगा किससे ये बहुत आसानी से रिएक्शन करता है, क्यों, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जो पानी में डालने पर आयोनाइजेशन नहीं देगा मगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाएगा, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है। तो जैसे ही कोई बेस डालोगे रिएक्शन हो जाएगी। कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। मेटल डालोगे रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड डालोगे, अरे यार मेटल हाइड्राइड भी तो बेस है। बेसिक कंडीशन जैसे ही डालोगे सिर्फ हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे ही इसको बेसिक कंडीशन मिलेगी तुरंत एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। बेसिक कंडीशन कौन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस एक बेसिक कंडीशन है, मगर मैंने थोड़ा और बताया, मेटल डाल दो, मेटल हाइड्राइड डाल दो, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड डाल दो, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसका बॉन्ड मेटल के साथ हो। जैसे ये देखो,
ये देखो यार दोस्त, ये देखो जब कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ होता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है। ये देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाल दो। क्यों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का आर कैसा होगा? बेसिक होगा। अभी एल्केन में पढ़ा के आया था कि RMgX का आर इतना ज्यादा बेसिक होता है कि जैसे ही एसिडिक कंडीशन या एक्टिव कंडीशन देखेगा तो पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो यार स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, मेटल डाल दो, मेटल हाइड्राइड डाल दो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाल दो, एसिटिलाइट डाल दो, किसी भी तरह का एसिटिलाइट डाल दो। ये देखो ये एसिटिलाइट है, एसिटिलाइट सी पे नेगेटिव। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस ये यार फ्रीक्वेंटली रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब देखना अल्कोहल के पास क्या क्या रिएक्शन करने के लिए। एक हाइड्रोजन है, ये कब रिएक्शन करेगा? जब कहीं बेसिक कंडीशन मिल जाए। जैसे ही बेसिक कंडीशन मिलेगी एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो इसका काम क्या है? ये कब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? जैसे ही कहीं पर बेसिक कंडीशन मिली है ना, तो ये बेसिक कंडीशन से एसिड बेस रिएक्शन करता है। एसिड बेस रिएक्शन करता है। एसिड बेस रिएक्शन कौन सी है? ये। अब जरा दूसरे पार्ट को जरा समझिए कि ये क्या करता है। ये वाला पार्ट, ये वाला OH, इसको कहो तो कलर चेंज कर दे, जैसे तुम पकड़ पाओ कि ये मैंने जो किया है ये दूसरी चीज है ना, इसके साथ अलग है, तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर ग्रीन। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा? ये होता है पुअर लीविंग ग्रुप। पुअर लीविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा OH हट जाए, इसकी जगह पे कुछ लग जाए, मगर ये पुअर लीविंग ग्रुप है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं? पहले कन्वर्ट इनटू गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप, एंड फर्दर occurs SN reaction, SN एक मिनट, and further occurs SN and E reaction। तो अब गौर समझना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, और गुड लिविंग ग्रुप में जैसे ही कन्वर्ट कर दोगे तो ये या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा या एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, और कुछ नहीं करेगा। बस बात खत्म हो गई। अल्कोहल के पास इतना ही होता है, चाहे तुम एक रिएक्शन करो चाहे 1 लाख रिएक्शन करो। अब जब समझ लो अल्कोहल कितना निकम्मा है, और सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही होते हैं, किसी के पास एक नेचर, किसी के पास 2 नेचर। बस हम क्या है, हम रिएक्शन पर फोकस करते हैं ना, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और ना इसलिए हमें इतनी रिएक्शन याद करनी पड़ रही। यदि तुम नेचर पे फोकस करो तो जल्दी से रिएक्शन करोगे खटाखट। जरा समझो, अल्कोहल के पास सिर्फ 2 बातें हैं। एक उसका हाइड्रोजन जो स्लाइटली एसिडिक है, तो जैसे ही बेसिक कंडीशन मिले एसिड बेस रिएक्शन करा दो। दूसरा ये पूरा OH, और ये जो पूरा OH है इसकी खास बात क्या है? ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पहले अपने को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। सॉरी, गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेगा? प्रोटॉन का अटैक करा के। जैसे ये प्रोटॉन का अटैक कर लेगा तो जरा देखो, यदि हम इसमें प्रोटॉन का अटैक करा दें, अब आप समझ जाओगे कि ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कैसे करता है। यदि हम इसमें प्रोटॉन का अटैक करा दें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताओ जरा क्या बन गया? बताना जरा, कॉन्सेप्ट पकड़ो, ये क्या बन गया? अरे यार ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। किसी ने कहा कैसे? ये गुड लिविंग ग्रुप कैसे बना? तो जरा इसको निकाल के देखो। जब तुम इसको निकाल रहे हो तो ये क्या रिलीज कर रहा है? वाटर, और वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल स्टेबल मॉलिक्यूल। तो जितने भी न्यूट्रल या स्टेबल मॉलिक्यूल होंगे वो तो गुड लिविंग ग्रुप होंगे, आसानी से निकल जाएगा। OH को तुम नहीं निकाल सकते हो, OH पुअरेस्ट लिविंग ग्रुपों में से एक है, उसको निकालना पॉसिबल ही नहीं है। पहले हम उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? एसिड बेस रिएक्शन करा के। या तो हम प्रोटॉन डाल देते हैं या लुईस एसिड डाल देते हैं। किसी ने पूछा कि गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अब इसका रीजन बताता हूं। या तो प्रोटॉन डालोगे या फिर क्या डालोगे? लुईस एसिड डालोगे। लुईस एसिड डालोगे तो ये अडक्ट बना देगा, वो अडक्ट गुड लिविंग ग्रुप होता है।
तो जरा देखो कितनी बातें हो गई। पहली बात हाइड्रोजन की रिएक्शन, दूसरी बात OH। और रेयर केस में ये एक और रिएक्शन करेगा, वो कौन सी? इसके पास लोन पेयर है 2। ऐसे लोन पेयर होने की वजह से ये क्या कर सकता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल है, बस 3 नेचर है इसके पास। ठीक है, इसके पास कौन कौन से 3 नेचर है? तो गौर समझो, इसके पास टोटल 3 नेचर है। टोटल 3 नेचर कौन है? एक ये है, एक ये है और एक ये। अब जब भी रिएक्शन करे, एक रिएक्शन करे या 1 लाख रिएक्शन करे, इन्हीं में से कोई पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और ये गारंटी है और कुछ नहीं है। इसके पास कुछ और है नहीं रिएक्शन करने के लिए, या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या OH, या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या OH, बस इन्हीं में से कुछ कर रहा होगा। और चलो करके देखते हैं। इतनी बात समझ गए हो? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। जरा देखो, अब हम रिएक्शन करके देखते हैं कि रिएक्शन कैसे कर रहा होगा। तो ये बात हटा दूं, इस बात को रफ कर दिया जाए या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो? चलो लिखा रहने दे। रिएक्शन करके देखें, अगले पेज पे रिएक्शन करके देखते हैं कि ये रिएक्शन करता कैसे। देखो बच्चों, ये अल्कोहल है, मैं हेडिंग डाल दूं पहले, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के हाइड्रोजन की रिएक्शन हम सबसे पहले कराना पसंद करते हैं। कैसे होती है जरा गौर से देखिए, और फिर आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या किया जाए। देखिए, हमने सबसे पहले क्या डाला? सोडियम डाला। फिर हमने क्या डाला? NaOH डाला। फिर हमने क्या डाला? फिर हमने डाला NaH डाला। फिर हमने क्या डाला? CH3MgBr डाला। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। फिर हमने क्या डाला? एसिटिलाइट डाला। ये देखो, कहीं पर भी हमें ऐसा कुछ दिख गया जो बेसिक कंडीशन है, तो बस हम एसिड बेस रिएक्शन करा देंगे। फिर हमने क्या डाल दिया? इस तरह से देखिए, NaNH2 डाल। अब आप देख के बताओ ये सब कैसी है? ये सब दोस्तों बेसिक कंडीशन है, और जैसे ही बेसिक कंडीशन है तो खेल चालू। सोडियम क्या करेगा? प्रोटॉन खींच लेगा। जब प्रोटॉन खींच लेगा तो ऐसा कर देगा और बना क्या देगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कैसे भाई? सोडियम सबको पता है कि क्या करता है, जैसे ही कहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। स्ट्रॉन्ग मेटल के पास एक ही चीज होती है, फट से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अब संभालो, वो इलेक्ट्रॉन कौन मिलेगा? उस इलेक्ट्रॉन को लेगा अल्कोहल, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इस तरह से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल मिलके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। ये देखो, RO निगेटिव और NO एक साथ आ गए। अब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हुई, वही चीज बनी, और ये देखो एसिड बेस रिएक्शन हुई तो OH को प्रोटॉन मिल गया, वाटर निकाल दिया। यहाँ पर जरा चेक करो, यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन हुई और बना क्या? हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि ये H निगेटिव है और ये H पॉजिटिव है, मिलके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। अब यहाँ पर आपको मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूँ कि ये क्या करते हैं, ये मेथेन बना देगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कंडीशन है ना। और ये देखो एसिटिलाइड, एसिटिलाइड एक प्रोटॉन खींच लेगा और अपने को किस में कन्वर्ट कर लेगा? एल्कीन में। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एथा ऑक्साइड में। RO निगेटिव एथा ऑक्साइड। यहाँ पर NH2 क्या है? बेस है, प्रोटॉन खींच लेगा। ये देखिए, और एक दो नहीं यार, 1000 रिएक्शन ऐसे ही लिख सकते हैं। और ये सब हाइड्रोजन की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जितना कुछ लिखा है सब बेसिक कंडीशन लिखा है। मेटल का इक्वल सोल्यूशन बेसिक NaOH बेसिक, ठीक है। RMgH के बारे में चिल्ला के बता चुका हूं कि यार इस पर बेसिक नेचर डोमिनेट करता है, ठीक है। NaNH2 बेसिक एसिटिलाइड, C पे निगेटिव बेसिक होता है। तो बस एसिड बेस रिएक्शन हो गई।
अब एक नहीं और भी करा सकते हो, मगर हम लोगों ने इतनी कराई है। अब बात और आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर के रिएक्शन कैसे कर सकता है, इनको बात डिस्कस करते हैं। जरा इस बात को समझो। देखो न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक नेचर को यदि हम डिस्कस करें तो कैसे करेंगे, जरा इस बात को समझिएगा। अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल कैसे है, ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए उसके पास लोन पेयर है ना, तो ये कैसे काम करते हैं और किससे रिएक्शन करेंगे यदि ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, तो गौर समझो। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, ये हमारा एसाइल क्लोराइड है, ये हमारा एनहाइड्राइड है, और ये हमारा एस्टर है। देखिएगा मेरी बात को आप समझिएगा, डरिएगा नहीं, नहीं तो ध्यान रखिएगा। अब हमने इन सब की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दी, प्लस ROH। अब मेरे को बताओ जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से क्या हो सकता है, जरा तुम बताना। एल्डिहाइड के पास क्या बेसिक कंडीशन होती है, नहीं, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन तो होगी नहीं। अल्कोहल के पास बेसिक कंडीशन होती है, नहीं, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होगी, नहीं। एसाइल क्लोराइड के पास होती है, एनहाइड्राइड के पास होती है, एस्टर के पास होती है, इनमें से कोई भी बेसिक नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इन सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, हैवी पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो यहां पर, तो जब इन सबके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर मारेगा इन सबको। तो जब इस पर लोन पेयर मारेगा तो देखो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही इसने इस पर अटैक किया बॉन्ड ऊपर चला गया और ये ऐसे आ गया, ये देखो ऐसे आया कि नहीं है। अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन पे ये कर लिया ऐसे। अब जरा इस कंडीशन को बताओ, अब ये कंडीशन आगे जा सकती है, नहीं भाई, निकले क्या, और कुछ तो हो नहीं सकता, कुछ हो सकता है, बताओ। यदि अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करना चाहे तो क्या हो सकता है, इतनी चीज हो सकती है। अब ये क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये बन गया, ये देखो ऐसे, ये प्रोटॉन इसको मिल जाएगा, मगर ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है और इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है। इसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है। ये देखो क्यों, क्योंकि ये देखो कंपाउंड बना है। अब एल्डिहाइड से कीटोन से कराओ तो कीटोन से भी यही है भाई, अटैक करेगा O पे निगेटिव और ये ऐसा आ गया, तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन लूज कर देगा, और प्रोटॉन लूज करेगा तो कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। ये देखो अरे क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है ना, तो ये प्रोटॉन निकालेगा, और O पे निगेटिव क्या है, बेसिक कंडीशन है, तो वो प्रोटॉन गेन कर लेगा। इसको कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। उसी मॉलिक्यूल से प्रोटॉन उसी मॉलिक्यूल में चला जाए तो इसको कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, इंटरनल मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये देखो, तो इंटरनल मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन बोल दो तो बच्चों को लगता है कोई बहुत बड़ा काम किया है, तो उनकी साइंस की लैंग्वेज ना बोलो, अपनी देसी लैंग्वेज बोल दो, भैया ये बेसिक कंडीशन है, ये एसिडिक कंडीशन है, इसने प्रोटॉन लूज किया, उसने प्रोटॉन गेन कर लिया और ये बन गया। अब इसमें बताओ, जब इसमें आया तो ये ऐसे आ गया, ओ ये देखो अटैक मारा पीछे से, ये आ गया। अब यहां पर जरा गौर से समझो, अब ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, एक मिनट यार अभी न लाओ। अब ये क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ ऐसे। अब जरा देखो बच्चों, अब क्या है, अब हमारे पास लीविंग ग्रुप है, ये OH नीचे आएंगे, Cl निकल जाएगा, क्योंकि Cl एक लीविंग ग्रुप होता है, और इस तरह से एस्टर बन गया। ये देखो, क्योंकि Cl एक लिविंग ग्रुप है, मगर हाइड्रोजन और R लिविंग ग्रुप नहीं है, ये पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये तो कभी निकलते ही नहीं है। कौन, हाइड्रोजन और H। तो यहां पर क्या लगा था, यहां पर मेरे दोस्त लगा था हाइड्रोजन,
और H, तो ये तो निकल नहीं सकते थे। तो जब ये नहीं निकल सकते थे तो रिएक्शन यहाँ पर जाकर रुक जाती थी। मगर एसाइल क्लोराइड में Cl निकल सकता है, तो ये लोन पेयर नीचे आते हैं, Cl को बाहर करके एस्टर बना देते हैं, क्योंकि ये जो बने हैं ये भी बहुत स्टेबल नहीं होते। देखो इक्विलिब्रियम मैंने लिख रखा है, इस रिएक्शन में देखो इक्विलिब्रियम लिख रखा है, मगर इसमें इक्विलिब्रियम नहीं लिख रखा। अब चाहो तो एक बार और अभी अल्कोहल का अटैक करा सकते हो, क्योंकि OR भी निकल सकता है, जैसे यहाँ पे। अब एनहाइड्राइड पे अटैक करोगे तो ये चीज निकल जाएगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा, OR। यहाँ पर भी ये चीज निकल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये सब लीविंग ग्रुप है, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं OR। ये देखो ये पहले से ही OR है, OR निकल गया तो क्या बनेगा, OR, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगी। एक ईथर निकला, एक एस्टर निकला, दूसरा एस्टर बना, एस्टर से एस्टर फॉर्म हो रहा है, मगर ये डिफरेंट टाइप का एस्टर है, ये डिफरेंट टाइप का एस्टर है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, क्योंकि OR निकलेगा और OR अटैक कर रहा है। अल्कोहल का OR ही तो अटैक करेगा, S तो निकल ही जाता है ना। तो ये समझ पा रहे हो। तो जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह सिर्फ इसी जगह पे काम ही कर पाता है और कहीं नहीं कर पाता है। मेरी बात को समझो, अल्कोहल के पास S था, एसिड बेस रिएक्शन करता है, अल्कोहल के पास लोन पेयर है तो ऐसे अटैक करता है। जब ऐसे अटैक करता है तो ये बनता है एल्डिहाइड कीटोन। H और R निकल नहीं सकती क्योंकि ये पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाती है। मगर जब एसिड डेरिवेटिव की बात आती है तो एसिड डेरिवेटिव के लिविंग ग्रुप अच्छे होते हैं, जैसे Cl निगेटिव है, एसीटेट आयन है, OR निगेटिव है, ये उनके कंपेयर में काफी अच्छे बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाते हैं। ये देखो ये लोन पेयर नीचे आते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। इसी तरह से लोन पेयर नीचे आया तो O एसीटेट आयन को बाहर कर दिया, यहाँ पर लोन पेयर नीचे आया तो बाहर कर दिया OR डैश को, मगर जो बना वो भी एस्टर है, वो भी एस्टर है, एस्टर से एस्टर बनना है, मगर ये डिफरेंट टाइप का एस्टर है, ये डिफरेंट टाइप का एस्टर है। तो यहाँ पे क्या काम हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम कर रहा है कौन, अल्कोहल। अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है इन रिएक्शनों में। क्यों? क्योंकि ना तो ये एसिड है, ना तो ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो नहीं सकती है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, क्योंकि इनके पास बेसिक कंडीशन ही नहीं है। अब जरा देखो, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोली जाती है रिएक्शन विद, गौर सुनिएगा, एसिड। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको जरा देखिए आप कि क्या होता है ये रिएक्शन विद एसिड। देखो यार, ये हमारे पास प्यारे बच्चों अल्कोहल है। अल्कोहल में दो चीजें हैं, एक अल्कोहल रिएक्शन करता है ऑक्सी एसिड के साथ और एक रिएक्शन करता है हैलोजन एसिड के साथ। दोनों ही एसिड है, मगर दोनों से रिएक्शन अलग अलग होती है। हैलोजन एसिड ऐसे होते हैं, ऐसे। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, जैसे कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4, ये क्या करते हैं इस तरह से, ये क्या करते हैं इस तरह से। अब जरा देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम इनसे रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम रखा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब ऑक्सी एसिड रिएक्शन करते हैं अल्कोहल में, गौर समझिएगा, जब ऑक्सो एसिड रिएक्शन करते हैं तो बोला जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और फॉर्म क्या होता है, एल्कीन फॉर्म होता है। मगर ये क्या करते हैं, ये कैसी रिएक्शन करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये OH को हटा के हैलोजन लगाते हैं, OH को हटाकर क्या करते हैं, हैलोजन लगाते हैं। ये तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एल्काइल हैलाइड। अब देखो यहां पर टेंशन ये आती है कि भैया जब हम इनसे कराते हैं तो ये एल्काइल हैलाइड बनाना प्रीफर करते हैं। एक कौन होता है, IBrCl, और इनसे कराते हैं तो वो एलिमिनेशन करता है। ऐसा क्यों है, तो दोनों ही एसिड ना,
हम दोनों रिएक्शन एक साथ पढ़ाएंगे क्योंकि दोनों रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है, तो एक पढ़ लोगे तो दूसरी अपने आप पढ़ जाएगी, एक पढ़ लोगे तो दूसरी अपने आप पढ़ जाएगी। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये भेदभाव कैसा, दोनों ही एसिड है, फिर अल्कोहल के साथ भेदभाव कैसा करना है। एक बेचारा एल्कीन बनाता है, एक अल्काइल हाइड बनाता है, तो ये भेदभाव नहीं है। और भेदभाव अल्कोहल के साथ तो चल ही रहा है, बच्चे के साथ भी चल रहा है। बेचारा बच्चा कैसे हजम करेगा इस बात को कि एक बार एसिड डाल के एल्कीन बना देते हो, एक बार एसिड डाल के अल्काइल हाइड बना देते हो। बच्चा तो रो देगा, कहेगा अरे यार सर बवाल क्या काटे पड़े हो। कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं, है ना, एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है। जब मन होता है तब चिपका देते कुछ भी, है कि नहीं। बच्चे को टेंशन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यार ये क्या फर्जीपना फैलाए हो, है कि नहीं। तो यार बात तो सही है, तो ये ऐसा क्यों होता है, समझ पा रहे हो। अब जरा समझो इस बात को। देखो क्या होता है, दोनों रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है कुछ ऐसे। पहले मैं रिएक्शन को थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं जैसे तुम समझ पाओ। जैसे ये देखो एक मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए, इससे क्या होगा आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। अब दोनों में प्रोटॉन है तो पहला स्टेप दोनों में सेम है, प्रोटॉन मिला। अब प्रोटॉन मिला तो ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ध्यान दीजिए ऐसे, ये गुड लीविंग ग्रुप आ गया। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं वाटर न्यूट्रल है, तो ये तुरंत हटा देगा ऐसे। अब मेरी बातों को अच्छे से समझते रहिएगा, ऑर्गेनिक बहुत इजी चीज होती है, टफ कुछ नहीं होता है। ये देखो, अब आपको पता है ये प्राइमरी है, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा किसमें, टर्सरी में। कैसे शिफ्ट होता है अभी बताया है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते इस तरह। अब मेरे दोस्तों बताओ, अब यहां से खेल ज्यादा होता है। देखो ये जितना भी कुछ है ये सब पानी में पड़ा है, इनमें वाटर भी है, इनमें वाटर भी है, और यहां पर भी वाटर है। अब जरा रीजन समझिएगा, ठीक है, जैसे आप मेरी बात को समझ। देखो रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्स निगेटिव जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है इन कंपेयर टू वाटर। ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है इन कंपेयर टू वाटर। इस वजह से एक्स निगेटिव अटैक करके सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। और यहां पर ये जो है ये SHO4 निगेटिव, ये क्या होते हैं, पानी में जाकर बहुत बल्की हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो ये बल्की हो जाते हैं। और बल्की होने की वजह से ये बेस की तरह बिहेव कर लेते हैं, बिहेव्स एज ए बल्की बेस, बल्की बेस। तो ये क्या करते हैं, बल्की बेस की तरह बिहेव करने लगते हैं। और बल्की बेस की तरह जब बिहेव करने लगते हैं तो ये किनारे से प्रोटॉन पकड़ के खींचते हैं, ये किनारे से प्रोटॉन पकड़ के खींचते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑक्सीजन है, ये खुद इतने बड़े हैं, ऊपर से ऑक्सीजन होने की वजह से ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बहुत बड़ा बल्क बना देते हैं, इक्वस आयन बना देते हैं। वो इक्वस आयन सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं पाता है, वो बस पकड़ के हाइड्रोजन को खींच पाता है किनारे से। इसी वजह से इनकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है और इनकी प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये स्टेप डिफरेंट है, बाकी सारा स्टेप सेम है दोनों में, दोनों ही कार्बोकटायन बनाएंगे, दोनों में ही रीअरेंजमेंट होगा, बस यहां से स्टेप चेंज होगा। यदि आपने हैलोजन एसिड लिया है HX तो क्या होगा, तो बच्चों बस इतना सा होता है कि X निगेटिव, एक मिनट, X निगेटिव अटैक करके सब्स्टिट्यूशन कर लेगा इस तरह से। और यदि आपने ऑक्सो एसिड ले रखा है इस तरह से, तो ये क्या करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है और एलिमिनेशन कर लेता है, ये एलिमिनेशन कर लेता है इस तरह से ऐसे। और ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है इस तरह से। तो दोनों रिएक्शन इसीलिए मैंने एक साथ बताई है, क्योंकि लास्ट स्टेप बस चेंज करना है, बाकी सारा सेम है। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को करें, इससे अच्छा है हम हर क्वेश्चन में दोनों चीजें एक साथ करते चले जाएंगे। देखो, तो यदि हम इसमें HBr डालेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, और
बल्कि एल्कीन डालेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, मतलब ऑक्सो एसिड डालोगे तो ये आएगा, और यहाँ तक रिएक्शन सेम मैनर से चलेगी। अब तुम ये बात तो समझ पा रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की रिएक्शन का पैटर्न क्या है। इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी ये है, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतनी तेजी से अटैक होगा, क्योंकि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। यदि मैं आपसे पूछूं बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो मैंने पीछे पढ़ाया है डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। तो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है, आई निगेटिव बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो इसी वजह से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा। एचएफ रिएक्शन करता ही नहीं है, मेनली यही तीन करते हैं, और इस तरह से। तो बात समझ में आई। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। किसी ने यदि यहां रिएक्टिविटी की बात कर ली तो देखो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दोनों में कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। डिहाइड्रेशन भी फास्ट उसी का होगा जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। डिहाइड्रेशन भी फास्ट उसी का होगा जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ठीक है। और हैलोजिनेशन भी उसी का फास्ट होगा जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। दोनों की रिएक्टिविटी का सेम ऑर्डर है, दोनों की मैकेनिज्म सेम है, इस वजह से, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कर लोगे। आप कुछ चाहो तो एग्जाम्पल बता दो, जैसे आप उन एग्जाम्पलों को अच्छे से कर सके। तो जरा देखिए, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, कि कुछ एग्जाम्पल उठाए जाए जैसे आप इन बातों को समझ सके कि हाँ यार ये काम हमें करना कैसे है। तो गौर से जरा इस बात को समझिए। ये देखो, देखिए अब मैंने कहा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताओ। बताओ डिहाइड्रेशन का रेट किसका ज्यादा होगा। ये सी है, ये बी है, ये ए है। अब अरेंज क्या करना है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अरेंज क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ HBr। दो क्वेश्चन बना दिए। अब बताओ कैसे करें, तो जरा बताइएगा। यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। बताओ कार्बोकैटायन किसका ज्यादा स्टेबल है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोकैटायन किसका ज्यादा स्टेबल है। तो भैया ये क्या है, सेकेंडरी विथ कॉन्जुगेशन। ये सिर्फ सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी विथ कॉन्जुगेशन। तो सेकेंडरी विथ कॉन्जुगेशन, सेकेंडरी विथ कॉन्जुगेशन और सेकेंडरी विदाउट कॉन्जुगेशन, तो सबसे कम स्टेबल ये है। तो रिएक्टिविटी सबसे कम बी की हो गई, ये बात तो कंफर्म है दोनों में। अब इसमें कॉन्जुगेशन छोटा है, इसमें कॉन्जुगेशन बड़ा है, तो इसका मतलब उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी आएगी, ए की, और सबसे ज्यादा किसकी आएगी, सी की। तो जरा देखो, सी का डिहाइड्रेशन भी फास्ट होगा और सी का HBr से रिएक्शन भी फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। देखो है, इसको कहते हैं एक तीर से दो निशाने। एक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, दूसरी अपने आप पढ़ रही है, और तुम्हें तैयार करने में भी टेंशन नहीं होगी। ये नहीं कि डिहाइड्रेशन के अलग क्वेश्चन कर रहा हो, HBr के अलग कर रहा हो, तुम्हें लग रहा 10, 20, 25 कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी आपको पढ़ाया अल्कोहल में तीन ही चीजें हैं, हाइड्रोजन, लोन पेयर और OH, और ये सब OH रिप्लेस हो रहा है, और OH रिप्लेस होने वाली ही मेन रिएक्शन है। सारी रिएक्शन मेन कौन सी है, जिसमें पूरा पूरा OH हटता है, और पूरा पूरा OH तभी हटता है जब वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये प्रोटॉन डाल के देखो, इसको आपने क्या किया, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी OH वाली रिएक्शन होगी कुछ ना कुछ डाला जरूर जाएगा उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। ये बात समझ पाए कैसे की। अब इसी जगह पे नोट डाल देता हूं, नोट, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच, देखो
डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच जो होगा OH ना तो डिहाइड्रेशन देगा, ना तो ये डिहाइड्रेशन करेगा और ना ही बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों आ जाएगा? क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल है। अब लोन पेयर सिंगल डबल होने की वजह से ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो बच्चों ये क्या है? रिएक्टिविटी को कम कर देगा। ये क्या है? डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये कभी नहीं निकलेगा। तो यदि कहीं डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है तो ये ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच ना तो सब्स्टिट्यूशन करेगा और ना एलिमिनेशन करेगा, मतलब ना तो एल्कीन करेगा और ना HBr से रिएक्शन फास्ट करेगा। जैसे ये देखो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं, डरिएगा नहीं। इसकी रिएक्शन मैंने HBr से कराई और 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला है। मैंने कहा प्रोडक्ट बताओ कौन सा OH हटाया जाए, तो ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, ये हट ही नहीं सकता है, यही वाला हटेगा, ये ऐसा ही लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ऐसे, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो ये हटेगा, चाहे जैसी सिचुएशन हो यही हटेगा। ऐसे ही डिहाइड्रेशन कराया जाए तो यदि मैं इसका डिहाइड्रेशन भी कराऊं, ये देखो पीछे आता हूं, यदि मैं इसका डिहाइड्रेशन भी कराऊं तो इसी अल्कोहल को होगा, यहाँ पे आएगा, अल्टरनेट सिंगल डबल लग जाएंगे ना, तो अल्टरनेट सिंगल डबल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ से अल्टरनेट सिंगल डबल होगा, सिंगल डबल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान रखना। जैसे ये देखो क्वेश्चन, अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कहा जरा बताना डिहाइड्रेशन किसका फास्ट होगा, इसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा कि इसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। ये देखो ये B है हमारा और ये A है। अब हम कह रहे हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताओ, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यार मेरे दोस्तों बताओगे ना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कार्बोकैटायन पे डिपेंड कर रहा है। तो जरा बताओ कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है? तो जैसे ही मैं कहूंगा कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है तो सारे बच्चे क्या बता देंगे? बी का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है सर, है यही तो कहोगे कि ए का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहोगे, तुम कहोगे ए का ज्यादा स्टेबल है, और जबकि ए पर पार्शियली डबल बॉन्ड है तो उसका तो डिहाइड्रेशन होना ही नहीं है, तो बी का होगा AC। ए पर पार्शियली डबल बॉन्ड है, कार्बन से डबल बॉन्डेड OH है, और डबल बॉन्डेड OH है तो वो डिहाइड्रेशन करता ही नहीं है। सबसे लास्ट में उसी को डालना है, सबसे लास्ट में उसी को डालना है, ठीक है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? कहानी को आगे बढ़ाए थे तो ये वाली रिएक्शन तो खत्म हो गई ना, ये वाली एडिशन विद एसिड, एडिशन विद एसिड में 2 कैटेगरी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एडिशन ऑफ HBr, HCl HI। वो किस तरह से काम कर रही है, वो किस तरह से काम कर रही है, समझ रहे हो? दोनों का पैटर्न एक है, दोनों कैटायन बनाते हैं, कैटायन बनाने के बाद ये सब्स्टिट्यूशन करता है, ये एलिमिनेशन करता है, डिफरेंसेस ये, और दोनों की रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सेम है। डबल बॉन्डेड होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। आगे बात बढ़ाई जाए, बाकी वही कॉन्सेप्ट है, रिंग को एक्सपेंड करना, ये सब करना, ये सब मैंने वहां पर पढ़ाया है। कहां पर? यदि आपको ध्यान हो एल्कीन में, एल्कीन में मैंने ये बात पढ़ाई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनाई है, तो डिट्टो वही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो बार बार उसी चीज को एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है, टाइम भी कम है, कर लोगे ना? आगे बढ़ाया जाए यार दोस्त, क्लियर? अब जरा देखो दूसरी रिएक्शन, अब इसको जरा समझो कि ये क्या है। रिएक्शन विद PCl5 PCl3 रेड फास्फोरस एंड Cl2 या PCl5, ठीक है, इसमें और ना लगाओ,
कॉमा एंड SOCl2। ये सारी रिएक्शन एक साथ बताता हूँ अल्कोहल, और ये मैंने अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ाई है, चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। मैं ना बताऊँ, मैंने अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पूरी बताई है, आगे कुछ बता पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताने को है। छोड़ दूँ, होमवर्क में डाल दूँ, कर लोगे? होमवर्क है अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया है, ठीक है कि नहीं? डिट्टो सेम बताइए, यही रिएक्शन है, अल्कोहल से बनाया है, वहां पे मैंने इसकी पूरी डिटेल दे दी है। तो जब वहां पे पूरी डिटेल दे दी है तो यहाँ पे डिटेल की जरूरत नहीं है। कर लोगे? नहीं तो कर दो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कर लोगे तो मैं यहाँ इसको छोड़ के आगे बढ़ूँ। PCl5 से कैसे रिएक्शन होगी, PCl3 से कैसे रिएक्शन होगी, SOCl2 से कैसे रिएक्शन होगी, उस जगह पे ये बात एक्सप्लेन की गई है, उस जगह पे ये बात एक्सप्लेन की गई है। अभी मैंने पीछे अल्काइल हैलाइड में ये बात पढ़ाई है कि PCl5 से कैसे बनाओगे, ठीक है। और इन सभी रिएक्शनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो पहले क्या होता है, ये अल्कोहल होता है, हमें पता है ये पुअर लीविंग ग्रुप, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये क्या करता है, जैसे सपोज करो PCl3 से ही करा दिए, तो PCl3 के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बताना ये क्या हो गया, ये हो गया लुईस एसिड, आप जिसको लिवाइस एसिड कहते हैं। अब ये क्या हुआ है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस तरह का अडक्ट बना देगा, ये देखो 1 2 3 4 5, और इस पर ये माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये HBr निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो बनता है ये देखो ऐसा, ये चीज नहीं आएगी डायरेक्ट, यहां से चलोगे यहां आएगा। अब जरा गौर से समझिए, ऐसे, अब ये लोन पेयर ऐसे आते हैं, तो ये ऐसे निकल जाता है, तो ये ऐसे आ जाता है इस तरह से। ये हमारा गुड लीविंग ग्रुप है, ये क्या है, गुड लीविंग ग्रुप। ये Cl होता है, बैक से अटैक मारता है SN2 मेथड से, और ये बाहर निकल जाता है, तो ये R था यार, RCl आ गया, और ये रिलीज हो गया POCl ऐसे। तो देखो अल्कोहल क्या हुआ, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और तभी निकला। तो इन सभी रिएक्शन में बस Cl लगना है, OH और OH हट जाना है, इन सभी रिएक्शन में Cl लगना है, OH हट जाना है। कैसे लगना है ये बात मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ, तो प्लीज वहां से देख लेना, क्योंकि 3 क्लास में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सब खत्म करना है, 3 से 4 क्लास, ठीक है। वहां पे मैंने पूरा पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस बात को, इतनी बात कर लोगे, इतनी बात कर लोगे, बताया जाएंगे। अब जरा देखो यार, अब आपको एक खास बात बताता हूँ, गौर से ध्यान दीजिए, वो क्या है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अच्छा, टेस्ट ऑफ अल्कोहल से पहले तो ऑक्सीडेशन पढ़ा दें यार, बहुत बड़ा चैप्टर है अल्कोहल। देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देखो यार ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या करोगे, इस बात को अब डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे कराया जाए अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन के लिए जरा इस बात को समझिएगा अच्छे से, ये एक टेबल बना रहा हूं, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये कैसे बन रही है और इस पे क्या क्या काम कर रहे हैं। देखो इसमें 3 कॉलम है, देखिए प्यारे बच्चों, इस टेबल में करना क्या है, सबसे पहले रेजेंट, इसमें रेजेंट कौन कौन लेने हैं, रेजेंट, ये कॉलम किसका है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एसिड में, इसमें प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में, ऐसे।
और इसमें सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कीटोन में। ठीक, अब जरा गौर से समझिए। पहला रेजेंट, पहला रेजेंट है एसिडिक KMnO4। देखो एसिडिक KMnO4 जो होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिडिक KMnO4 जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है MnO4 निगेटिव। ये पर्पल या पिंक कलर का होता है और अपने को चेंज कर देता है Mn2 पॉजिटिव में, जो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो जरा समझिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। यदि प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जा रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में नहीं जाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही काम करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही काम करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, इसलिए उस पर तो ध्यान ही न दो, बस इस पर ध्यान दो कौन प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में करते हैं, कौन प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में करता है। दूसरा एसिडिक K2Cr2O7, ये दूसरा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपने को क्या करता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जाता है क्रोनियम +3 में। ये किस तरह का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में करेगा, तो फिर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में नहीं करेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा किस में जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा किस में जाता है प्यारे बच्चों, कीटोन। यहां पर इसके लिए एक नोट डाल देता हूं, ध्यान रखिएगा। नोट, टर्सरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। यदि मान लो टर्सरी अल्कोहल से करा दी जाए तो इसको एल्कीन में बदल दीजिएगा, डिहाइड्रेशन कर देता है कौन, K2Cr2O7। बात समझ में आई कैसे किया। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, लंबी टेबल है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर टेबल बनाई। देखो टेबल में फिर उसी तरह से काम किया हम लोगों ने। इधर क्या है, रेजेंट, तो वही रेजेंट चलेंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, ये वो। जब आपके पास नोट आएंगे ना तो वो सीधे ऐसे चलते हुए आएंगे। हमारे पास पन्ने ऐसे ऐसे पलटते हैं, मगर जब आपके पास नोट्स आते हैं तो डेली तो लेते हो क्लास नोट, तो वो यूँ आएंगे। तो ये उसी के नीचे का पोर्शन है। ठीक है, तो हम 3rd नंबर पढ़ाने जा रहे हैं, 2 पढ़ा दिए, देखो। ठीक है, अब 3rd नंबर देखो, वो इसी के नीचे आ जाएगा। 3rd नंबर है हमारा जोन्स रेजेंट। जोन्स रेजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा समझो जोन्स रेजेंट होता क्या है। जोन्स रेजेंट होता है एसिडिक क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन, क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन। एसिडिक क्रोमिक एसिड का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है क्रोमिक ऑक्साइड, इसको आप पानी में डाल दो एसिड के साथ तो ये बना देता है ऐसा ऑक्सो एसिड। तो ये है, किसी चीज को कभी ऐसे लिखा जाता है, किसी किसी बुक में ऐसे लिख दिया जाएगा, बात एक ही है। ये देखो, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो, ये रिप्रेजेंटेशन हो या जोन्स रेजेंट लिखे, बात एक ही है। ये जैसे ही क्रोमिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्रोमिक एसिड बन जाएगा, और क्रोमिक एसिड का एसिडिक सोल्यूशन ही जोन्स रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये भी क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, प्राइमरी अल्कोहल को जो एसिड में करेगा वो एल्डिहाइड में नहीं करेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में सभी करते हैं। सभी के सभी सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करते हैं, इसलिए टेंशन की बात ही नहीं है। अब जरा देखो चौथा,
इसको बोलते हैं पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या होता है? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है जरा देखो, ये होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस तरह से। ये सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? मतलब ये यहां पे अच्छे बना लो ऐसे, मतलब कुछ इस तरह का है। यदि आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा बता भी सकता हूं कैसे, इसको थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूं कि प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट आता कैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। तो जरा देख लो, देखो ये क्रोमिक एसिड है, ये क्रोमिक ऑक्साइड है ऐसे। अब इसमें आप HCl डाल दो, तो जब HCl डाल दोगे तो HCl इससे दोनों तरफ से इस तरह से लग जाएगा। ये देखो, ध्यान दीजिए ऐसे, ये क्रोमिक एसिड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एक तरफ Cl लग जाएगा और एक के पास O लग जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे O ऐड हो गया और यहाँ पे ऐड हो गया Cl, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये देखो, अब इस पर डाला जाता है प्रीडीन। जब प्यारे बच्चों इस पर प्रीडीन डालोगे तो प्रीडीन क्या है? बेस है। तो बेस एसिड बेस रिएक्शन करके यहां से प्रोटॉन निकाल लेगा, तो जब यहां से प्रोटॉन निकाल लेगा तो ये बचा ऐसे, ये देखो। और ये क्या बचा? O निगेटिव, CrO, O और Cl। यही पीसीसी है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसी का नाम है पीसीसी। और यही लिखा जाता है कुछ इस तरह से, देखो। इसी को यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये फार्मूला भी याद रखना, क्योंकि इसका फार्मूला भी पूछते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये प्लस आ जाएगा ना, CrO3Cl, ये देखो CrO3Cl, ये देखो CrO3Cl ऐसा, और इस पूरे के ऊपर निगेटिव। तो प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी का फार्मूला भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव रेजेंट होता है। तो देखो, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2 सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट CH2Cl2 होता है। ये सेलेक्टिव रेजेंट है। ये क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। पीसीसी जो होता है वो एक सेलेक्टिव रेजेंट होता है। ये क्या है? सेलेक्टिव रेजेंट है, माइल्ड रेजेंट है, सेलेक्टिव रेजेंट, जिसका मेरे दोस्तों काम क्या है? जिसका काम इतना सा है, क्या? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में नहीं करता। गौर समझिए, अब इतनी बड़ी टेबल बच्चा याद कैसे रखेगा? अभी टेबल बंद नहीं है, तो बच्चे को याद रखने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में सिर्फ 3 ही रेजेंट ले जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में सिर्फ 3 रेजेंट ले जाते हैं। कौन कौन? एक एसिडिक KMnO4, एक एसिडिक K2Cr2O7, एक जोन्स रेजेंट, बस। ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जाते हैं। रेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को सभी के सभी कीटोन में ले जाते हैं, इसलिए उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कौन कौन ले जाते हैं? एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, जोन्स रेजेंट। जोन्स रेजेंट, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7 प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जाएंगे। रेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएंगे। रेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब पीसीसी और पीडीसी। अभी और बताते हैं, देखो नंबर 4, सॉरी देखिए कहां तक नंबर हुआ था? 4। तो अब हम करेंगे 5। तो देखो, पहले टेबल बना दे फिर से। अब नंबर 5, नंबर 5 कौन होता है? पीडीसी। पीडीसी क्या होता है? पीडीसी होता है प्रीडीनियम डाई क्रोमेट।
प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी। ये क्या होता है? ये भी सेलेक्टिव एजेंट है। ये है, देखो ये हमारे पास प्रीडिनियम है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसको मैंने क्रोमिक एसिड में डाल दिया है, तो ये आ जाता है प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। इस तरह से प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, ये एक मिनट थोड़ा सा गलत लिख गया है, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट है तो K2Cr2O7 ऐसे। अरे K की जगह प्रीडिनियम आयन लग गया है भाई। K क्या था? कटायन, और प्रीडीन को प्रोटॉन दे दोगे तो भी तो कटायन बना। तो बस इतना करना है, K2Cr2O7 की जगह क्या करना है, K को हटा के प्रीडिनियम आयन कर देना है। तो इसको कहते हैं प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। ये देखो, ये क्या होता है? प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। इसी को बोला जाता है सैरेट रेजेंट। सैरेट, एक मिनट, इसी को क्या बोलते हैं? सैरेट्स रेजेंट बोलते हैं, डबल टी है। ये देखो ऐसे। अब इसी को क्या कर दें, जरा गौर समझिएगा, सैरेट रेजेंट in CH2Cl2 solvent is known as Collins reagent। इसी को कॉलिन्स रेजेंट बोलते हैं जब सॉल्वेंट क्या होगा, CH2Cl2 होगा। पीडीसी को ही कॉलिन्स रेजेंट बोला जाता है जब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, CH2Cl2। और ये क्या करता है, ये भी सेलेक्टिव रेजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में नहीं ले जाता है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में ले जाता है, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। अब आप एक दिमाग में बात बैठा लो जरा अच्छे से, क्या प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में सिर्फ 3 ले जाते हैं, एसिडिक केमिनोफोर, K2Cr2O7, जोन्स रेजेंट। इसके अलावा सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में सभी के सभी ले जाते हैं। तो हमें ज़्यादा जरूरत है नहीं याद करने की, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में सभी के सभी ले जाते हैं, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, सैरेट रेजेंट होता है, इस तरह से काम करता है। अब इसके बाद जरा समझिए 6 नंबर है कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको जरा ध्यान रखना, ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट भी है। कैसे, बताता हूं। देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, और टर्सरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। नोट डाल के लिख रहा हूं, टर्सरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। ये देखो, कौन, ये कैसे, आगे बता देता हूं, जरा समझिएगा कैसे, किस तरह से ये काम करता है, ये डिस्कस कर देता हूं। देखो, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कॉपर पाउडर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ऐसे कॉपर पाउडर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर दूं, सही कर दूं, देखना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है, ऐसे ऐसे। अब देखो ये क्या करता है और किस तरह से काम करता है, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये इस तरह से हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां पर भी इस तरह से हाइड्रोजन निकाल दिया। तो जब यहां पे हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा, CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे, ठीक है।
यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दिया तो कैसे हो गया, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। ये प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल था, और ये टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में क्या करता है, वो इस तरह से वाटर निकाल देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से एल्कीन। देखो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जा रहा है, और टर्सरी अल्कोहल एल्कीन में जा रहा है। इसीलिए टेस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग है। कॉपर पाउडर 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है, एल्डिहाइड में ले जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करता है, कीटोन में ले जाता है। और टर्सरी अल्कोहल को क्या करता है, इस तरह से एलिमिनेट करके एल्कीन में ले जाता है। इसीलिए ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है। ये देखो ऐसे प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में नहीं करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को किस में करेगा, एल्डिहाइड में। मैंने आपको ये बात बोल रखी है, अच्छे से समझिए। बच्चों को एक टेंशन आएगी कि इतनी बड़ी टेबल कैसे याद की जाए, तो यार ये अपने आप याद है, कुछ करना ही नहीं है। एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7 जोन्स रेजेंट, एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7 जोन्स रेजेंट, एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7 जोन्स रेजेंट। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जाते हैं, रेस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज कीटोन में। ठीक है, करना ही नहीं है कुछ। अब देखो यहां तक हम लोगों ने कर लिया है कि यार कॉपर पाउडर होगा तो इस बात को किस तरह से करेगा, यहां तक ठीक है। आप बातों को समझ पा रहे हो कैसे कैसे क्या करना है। अब एक लास्ट एंड फाइनल, वो चाहो तो आप बिना टेबल के भी लिख सकते हो, इस जगह पे नोट डाल के लिख देता हूं क्योंकि अलग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, अलग भी है। देखो MnO2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कैसा है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। देखो यार बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना, जरा समझिए क्या है। ये जो है सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, ये देखो ये वाली लोकेशन क्या बोली जाती है, एलाइलिक। डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट एडजेसेंट कार्बन की पोजीशन एलाइलिक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाली पोजीशन एलाइलिक है। इसी तरह बेंजाइलिक क्या है, बेंजीन के जस्ट डबल वाली पोजीशन ये क्या है, बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक होती है और ये एलाइलिक है। इस जगह पे अल्कोहल जो होगा वो इसी को ऑक्सीडाइज करता है, इनको ऑक्सीडाइज करता है, और किसी को नहीं करता है, सेलेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपाउंड है और मैंने MnO2 डाल दिया है, तो अब MnO2 क्या करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो MnO2 सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको। और ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो किसमें, कीटोन में, इसको नहीं करेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है, ये ना बेंजाइलिक पोजीशन है, ये बेंजाइलिक पोजीशन है। तो जरा गौर समझिए, MnO2 ये काम करता है, इनमें ऑक्सीडेशन करता है। करता क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में ले जाएगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। ये देखो ये काम करता है। इसी वजह से देखो सेकेंडरी अल्कोहल था, कीटोन में चला गया ऐसे। और ये लोकेशन कौन सी है, यदि ये पोजीशन देखो तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजीन के जस्ट बगल में OH है, बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन होता है। अब बेंजाइलिक कार्बन पे OH है तो बेंजाइलिक, और ये सेलेक्टिव एजेंट होता है, सिर्फ इन्हीं पोजीशन के OH को ऑक्सीडाइज करता है और किसी को नहीं। देखो इसको छोड़ दिया है, इस तरह से रिंग तो बनी रहेगी। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन, इस तरह से ये ऑक्सीडेशन करता है। तो देखो ऑक्सीडेशन आपको मैंने सारा पढ़ा दिया,
तो क्या रखोगे, किसी बच्चे को याद कैसे रहेगा, तो याद बस ऐसे रखो, एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr27 जोन्स रेजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जाते हैं, रेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, PCC PDC कॉलिन्स रेजेंट, ठीक है, ये ठीक है। और इसके बाद मैंने कॉपर पाउडर पढ़ाया, वो ये सब क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में सभी के सभी ले जाते हैं, ठीक है, कर लोगे। अब जरा देखो यार, अब लास्ट एंड फाइनल चलते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का टेस्ट कैसे करो, तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले है लिकॉस टेस्ट, इसको लिकॉस रेजेंट बोलते हैं। तो पहले तो ये बताता हूं कि ये क्या होता है, तो जरा इसके बारे में समझो ये क्या होता है ना, ZnCl2 ऑब्लिक HCl कंसंट्रेट HCl का जो सॉल्यूशन है ये होता है लिकॉस रेजेंट। ये देखो ये करता क्या है, तो ये देखो जरा करता क्या है, ये जो हमारे पास अल्कोहल है प्यारे बच्चों, आप समझ जाओगे कि क्या करता है। ये लुईस एसिड है और मैंने बताया था ये पुअर लीविंग ग्रुप है, जब तक बेस्ट लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो पहले ये एसिड बेस रिएक्शन करता है इस तरह से, और ये एक अडक्ट बना लेता है, मतलब इस तरह का कंपाउंड बना लेता है ये, और ये जो बना है ये गुड लीविंग ग्रुप है, ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। बिना गुड लीविंग ग्रुप बनाए अल्कोहल कुछ कर ही नहीं सकता है, तो ये क्या करता है, इस तरह से लीव हो जाता है ऐसे। अब ये बन गया है कार्बोकैटायन, फिर इस पर Cl अटैक करता है और ये बना देता है, ये होता है एल्काइल हैलाइड। अब गौर समझिएगा, एल्काइल हैलाइड की क्या होती है, व्हाइट क्लाउडनेस फॉर्म होती है, व्हाइट क्लाउडनेस, क्लाउड फॉर्म होता है। इसी को आप कहते हो व्हाइट टर्बेट्री निकली है, जैसे कहा जाता है ना व्हाइट टर्बेट्री निकलेगी, वो एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन है, एल्काइल हैलाइड जो फॉर्म होता है उसी को कहा जाता है। तो देखो लिकस रेजेंट की रिएक्शन ये है, और यहां बनता क्या है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन प्राइमरी का बनेगा नहीं, प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए इस तरह से टेस्ट चलता है। जरा देखो अब मैं टेस्ट लिख रहा हूं, जरा समझिए। प्राइमरी अल्कोहल यदि किसी बच्चे ने लिया और उसमें लिकॉस रेजेंट डाल दिया, ये तो होता क्या है कि नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, ये देखो कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब व्हाइट टर्बेट्री जो होगी या व्हाइट फ्यूम जो होगी, व्हाइट फ्यूम या क्लाउड ऑफ एल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्म। ये देखो व्हाइट फ्यूम या व्हाइट एल्काइल हैलाइड ये नहीं फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन बन नहीं सकता, वो बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब व्हाइट टर्बेट्री निकलेगी नहीं। यदि वो प्राइमरी अल्कोहल है तो रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे निकल आएगी, रूम टेम्परेचर पे नहीं निकलेगी। इन हाई टेम्परेचर व्हाइट टर्बेट्री या क्लाउड फॉर्म। ये देखो तो जनरली क्या कहा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है तो वो बनता ही नहीं है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि नहीं रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड बन ही नहीं पाएगा। अब यदि सेकेंडरी अल्कोहल किसी ने ले लिया, तो सेकेंडरी अल्कोहल जब लोगे तो रिएक्शन आराम से हो पाएगी, क्यों, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल स्टेबलाइज करता है। तो क्या होगा, व्हाइट क्लाउड ऑफ क्लाउड फॉर्म,
फॉर्म आफ्टर 3-5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब में व्हाइट क्लाउड निकलने लगेगा, और यदि टेम्परेचर हीट कर दोगे तो 1-2 मिनट में ही निकलने लगेगा, और हीट नहीं करोगे तो 3 से 5 मिनट में अपने आप निकल आएगा। और यदि टर्सरी अल्कोहल है तो व्हाइट क्लाउड फॉर्म विद इन 1-2 मिनट, और यदि टर्सरी अल्कोहल है तो 1 से 2 ही मिनट में व्हाइट क्लाउड आ जाएगा। और रेट देखो, रिएक्टिविटी ऑफ लिकॉस रेजेंट विद अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी तेजी से वो ग्लूकोज रेजेंट से रिएक्शन करेगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी तेजी से ग्लूकोज रेजेंट से रिएक्शन करेगा। इस जगह पे एक वो मार देता हूं नोट्स, नहीं तो बच्चे क्या है गलत चिपका देंगे। देखो, यदि कहीं पर ये सिचुएशन हुई तो आपको पता है कि ये पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से यहां पर क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो ये ग्लूकोज रेजेंट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां पर पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, और पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म करेगा, तो ये सबसे धीमा देगा। तो जरा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैंने कहा जरा बताना इसमें से ल्यूकोट टेस्ट सबसे फास्ट कौन देगा। देखो, एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, ऐसे, ये देखो, ठीक है, ए बी, और एक मैंने ये बना दिया कि यार इसमें से कौन सबसे फास्ट ग्लूकोज रेजेंट टेस्ट देगा। बताओ, बताइए, ग्लूकोज रेजेंट से रिएक्टिविटी लगानी है, सबसे फास्ट कौन ग्लूकोज टेस्ट देगा। तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे ये, क्योंकि ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है बेंजीन के आगे वाले पे। फिर ये क्योंकि ये पार्सली डबल बॉन्ड है, ये देखो, ये तो टेस्ट ही नहीं देगा, प्राइमरी वाला फिर भी दे देगा। तो ध्यान रखना, कोई इसको मत चिपका देना कि हाँ यार इतना बड़ा कार्बोकैटायन बनना है। तो लिकॉस रेजेंट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आएगा, कार्बोकैटायन पे स्टेबलाइज करता है कि जितना ज्यादा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल लिकॉस रेजेंट, मतलब उतनी तेजी से रिएक्शन करके देगा। लास्ट एंड फाइनल टेस्ट देखो, वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, जरा गौर से समझिए आप इस बात को। हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, टर्सरी अल्कोहल है, ठीक। अब हम सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं, रेड फास्फोरस और HI, रेड फास्फोरस और HI, रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI मिलके क्या बनाएंगे, आप सभी बच्चों को पता है, रेड फास्फोरस HI मिलके बनाएंगे PI3। PI3 से रिएक्शन मैंने पीछे पढ़ाई है, क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये भी हैलोजन को एक्सचेंज कर देता है इस तरह से, ये भी हैलोजन को एक्सचेंज कर देता है इस तरह से, और ये भी हैलोजन को एक्सचेंज कर देता है इस तरह से, ऐसे। फिर प्यारे बच्चों आपने क्या डाल दोगे, NaNO2, NaNO2, AgNO2 भी डाल सकते हो, वैसे AgNO2 डाला जाता है तो आप AgNO2 डालो, नहीं तो फिर कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। AgNO2, 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 तो यार क्या होगा, I जो होगा Ag से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसे।
आई जो होगा NO2 से रिप्लेस हो जाएगा ऐसे, Ag से नहीं NO2 से। क्यों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहां पे डाल देंगे हम HNO2, तो HNO2 डालने पर ये बनता है, ये देखो इस तरह से हो, इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इसमें जब HNO2 डाल दोगे तो ये बन जाता है। ये देखो, इसमें HNO2 डाल दोगे तो नो रिएक्शन। अब जरा देखो, इसके बाद डालते हैं NaOH, इसके बाद डालते हैं NaOH, इसके बाद डालते हैं बच्चों NaOH। जब आप ऐसा करते हो तो जरा देखना क्या क्या होने वाला है। इसमें रेड कलर आता है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लू कलर आता है, इसमें क्या आता है, कलरलेस। ये देखो, तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देता है, और टर्सरी अल्कोहल कोई कलर नहीं देता है। विक्टर मेयर टेस्ट में हम ये करते हैं, हमें अल्कोहल दिया गया, पूछा गया बताओ ये क्या है, तो पहले हम रेड फास्फोरस HI डाल देंगे, फिर हम उसमें AgNO2 डाल देंगे, फिर हम उसमें HNO2 डाल देंगे, फिर हम उसमें NaOH डालेंगे। यदि NaOH डालने पर रेड आ गया तो प्राइमरी, ब्लू आ गया तो सेकेंडरी, और कुछ ना आया तो टर्सरी। इसको आप याद कैसे रखोगे, तो इसको ऐसे याद रखोगे, RBC बायो में पढ़ते हो, ये प्राइमरी का टेस्ट है, ये सेकेंडरी का टेस्ट है, ये टर्सरी का टेस्ट है, ऐसे याद रखो। RBC में रेड कलर प्राइमरी के लिए, और B ब्लू कलर किसके लिए, सेकेंडरी के लिए, और C कलरलेस किसके लिए, टर्सरी के लिए। तो इस पूरी रिएक्शन को नहीं याद रखना, बस ये याद रखना क्या क्या डाला गया है। उसका रीजन है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि यार एक अल्कोहल है, ठीक है, उसकी रेड फास्फोरस से पास कराने के बाद उसमें हम AgNO3 डालते हैं, फिर HNO2 डालने के लास्ट में उसको सोल्यूशन को बेसिक कर देते हैं, और ब्लू कलर फॉर्म होता है। तो बताओ अल्कोहल कौन है, तो ब्लू कलर मिल रहा है तो सेकेंडरी, कोई कलर फॉर्म नहीं हो रहा है तो टर्सरी, रेड कलर फॉर्म हो रहा है तो प्राइमरी। ठीक है, इन सभी चीजों को खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, खूब अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईथर और फिनॉल को पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है नोटबुक को खूब रिवाइज करें, नोटबुक को प्यारे बच्चों अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से डेली 10-15 मिनट नोटबुक को रिवाइज करें, 20 मिनट नोटबुक को रिवाइज करें। ठीक है, PYQ के लिए मैंने बोल दिया है, PYQ आपको कराए जाएंगे, मगर थोड़ा रुक के। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि चैप्टर को खत्म करने में ही बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और क्लासेस काफी कम है हर चैप्टर के हिसाब से, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो PYQ मैंने इसीलिए अभी थोड़ा सा स्किप कर रखे हैं, इनके वीडियो में अलग से दे दूंगा PYQ के टाइम आने पर, सभी के PYQ, हर चैप्टर के PYQ करा जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, आप टेंशन ना लें, आपका काम है सिर्फ नोटबुक को रिवाइज करना, क्वेश्चन करना, टेस्ट देना। नोटबुक को रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो, और PYQ यदि खुद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कराऊंगा जरूर, खुद कर लोगे तब भी कराऊंगा। ठीक है, तो मैं तो कराऊंगा, आप खुद कर लें तो और अच्छी बात है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सभी लोग मेहनत करते रहें और अच्छे से काम करें, रिवीजन जरूर करें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।